Hello everyone, welcome back. So today we are going to start with chapter 4 determinants. मेट्रिसेस से अब हम आगे थोड़ा मेट्रिसेस के ऊपर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेट्रिसेस पे हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनवर्स निकालना भी सीखा हमने यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लेकिन अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट की हेल्प से भी इनवर्स डिफाइन करेंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत हमें वहाँ भी पड़ती है, जैसे हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो अब एक मैट्रिक्स को देखकर, ए मैट्रिक्स को देखकर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ए वन बाई बी वन रेशो देखते थे आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन आता था, इक्वल हो जाती है एंड देन वो C1/C2 के भी इक्वल हो जाते हैं, कांस्टेंट टाइम की रेशो के भी इक्वल हो जाती है, तो पैरेलल इनफाइनाइट सोल्यूशन करके आप देखते थे। अगर A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल हो जाए बट वो C1/C2 के इक्वल ना हो तो इनकंसिस्टेंट आप बोलते थे। तो ये जो आप चीज़ें देखते थे वो आप हायर में, अगर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाए, 4 वेरिएबल आ जाए तो आप कैसे देखोगे। तो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो तभी बना सकते हो 3/3 की, 2/3 की, कितने की भी बना सकते हो आप मैट्रिक्स। तो उसमें आप कैसे देखोगे कि उसका जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मैट्रिक्स को देखकर आप कैसे बताओगे। तो डिटर्मिनेंट्स का उसमें यूज होता है जब हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन और कहाँ है। डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, ये तो अगर आप हायर मैथमेटिक्स में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी आप डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो हम ये लिख देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम लिख देते हैं मैट्रिक्स को जो हम ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसके अंदर एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है, तो ये कई तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की बात कर रही हैं। तो डिटर्मिनेंट है क्या, बेसिकली इसकी बात करते हैं। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट कर रहे हैं, किससे एसोसिएट कर रहे हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसोसिएट करते हैं एक रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से, डिपेंड्स ऑन कि ए के अंदर एंट्रीज कैसी हैं। ठीक है, तो दूसरी बात आप क्या ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा या तो एक रियल नंबर आएगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है ना, बेसिकली फील्ड से होगा, ए की एंट्रीज जहाँ से आ रही है वहां पर हमारा डिटर्मिनेंट जाता है। तो हम यहाँ पर अगर रियल की ही बात करें, ठीक है, अगर हमारी जो मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं वो रियल हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर हमारे पास फंक्शंस है जैसे a+x है, b+y है, ऐसे करके फंक्शंस हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट में कैसे मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे फाइनल। ठीक है, बेसिकली एक ही चीज आएगी,
मतलब 1 बाय 1 की मैट्रिक्स टाइप बोल सकते हैं, एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स का सेट, M इज सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M, उसको एसोसिएट करेगा। मैट्रिक्स पूरा ही लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के सेट को सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस से लेकर कहाँ तक हम एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारी ए में जो एंट्रीज है वो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जो एक मैट्रिक्स को इमेज, एक मैट्रिक्स की इमेज क्या देगा, एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। निकालते कैसे हैं, तो 1 बाय 1 मैट्रिक्स के लिए, 2 बाय 2 मैट्रिक्स के लिए, 3 बाय 3 मैट्रिक्स के लिए आप डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 मैट्रिक्स मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये एंट्री होगी, तो ये हमारी मैट्रिक्स ए होगी। अब डिटर्मिनेंट को मैंने बोला ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा 1 बाय 1 मैट्रिक्स के केस में वो ए के इक्वल ही हो जाएगा, मतलब जो एंट्री है, जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसके बराबर ही आएगा। अगर ज़ीरो, यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो, ऐसे ज़ीरो मैट्रिक्स है तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना इज क्वाइट ईजी। अगर हम 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, 2 बाय 2 यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो इस टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि A11 A22 माइनस A21 A22, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। कैसे देखो, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर है। 2 बाय 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये चीज भी क्लियर है। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A22। अब हम देखते हैं 3 बाय 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। A12, यहाँ पर 1 आएगा, है ना। ठीक है, 3 बाय 3 मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, तो 3 बाय 3 मैट्रिक्स हमारी कैसे दिखेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है एक्सपेंड अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितनी रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो बेसिकली आप 6 तरीके से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 2 से एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 3 से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, कितने तरीके से, 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना कैसे है, क्या करना है, देखो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो या पैटर्न भी ध्यान रख सकते हो।
तो पैटर्न क्या होता है कि डायमंड फॉलो करता है। पहले तो ये ऐसे डायमंड बन गया ये, ठीक है। इन पोजीशन पे माइनस लगेगा, ठीक है। देखो, अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहती हूँ ए का और मैं एक्सपेंड कर रही हूँ वाया रो 1, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो है ना 1 1 ith, ये आई का वैल्यू, ये जे का वैल्यू, इसका सम करना है -1 आई प्लस जे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ, यानी कि मैं किससे एक्सपेंड कर रही हूँ, मैं यहाँ से एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो A1 1, तो 1 + 1 = 2, सो -1 इंटू A11, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट से। तो 1 1 लिया ना, इस ये वाली कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दिया, जो बच गया A22 A23 A32 A33, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बच गई। इसका डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट, जैसे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बताया, वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर यहाँ रखना है, प्लस -1 अब यहाँ पर रो 1 से एक्सपेंड करें तो नेक्स्ट टर्म हमारी A12 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो i + j = 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर -1 बन रहा है, क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ बोल रही थी कि यहाँ पर क्या होता है, डायमंड रूल फॉलो होता है। तो आपको क्या करना है, या तो आप बाय फॉर्मूला जा सकते हो, जो क्या कह रहा है कि आपको हमेशा इसकी पावर में i + j यानी 1 + 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इंटू A12 कर लीजिए। या फिर अगर आप फॉर्मूला बार बार यूज़ करके ध्यान नहीं करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि A11, क्योंकि यहाँ पर इवन आएगा इनका सम, तो यहाँ पर सिंपली 1 ही आएगा, क्योंकि -1/2 इज 1 ओनली, इंटू A11 हो जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33, ठीक है। A12, तो यहाँ पर 1 + 2 = 3 ओड हो गया, तो यहाँ पर आप माइनस डायरेक्ट लगा सकते हो एक्सपेंड करते वक्त। फिर क्या करना है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, A12 है ना 2, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़नी है। जो बच गया, क्या बच गया, A21 A23 A31 A33, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर भी लिख लेते हैं इसको, हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे थे, तो नेक्स्ट टर्म हमारी रो में क्या है, A13, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 + 3 दैट इज 4। तो हम ये क्या कर रहे हैं, -1 i + j इंटू AIJ, और इंटू हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ जो बचा हुआ 2x2 का मैट्रिक्स होगा ith रो और jth कॉलम छोड़ने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमने ये वाली टर्म ली थी, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो ये बचेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब ये बताइए -1 क्या आ जाएगा, प्लस होगा A13 A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो देखो, अगर हम ऐसे ना लिखते -1 + j, अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, और जो हम डायमंड वाला पैटर्न है उसको अगर ध्यान रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे एक्सपेंड करेंगे,
तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, A11 इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो -A12, ठीक है, और इसका कॉलम और रो छोड़ के जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, देन +A13, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस दिया है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर भी प्लस साइन रहेगा, ठीक है। तो ये हमने रो 1 के थ्रू डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है। अगर हम इसी को रो 2 से एक्सपेंड करना चाहें तो क्या बदलेगा? अगर हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 2, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देखो, एक बात ध्यान रखना कि आप किसी के थ्रू भी एक्सपेंड कीजिए, आपका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। बट एक बारी में आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, रो 2 से एक्सपेंड कर सकते हो, रो 3 से एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी या आसानी से, फॉर सिंपल कैलकुलेशन, आप क्या करोगे, जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हो या 1 हो, छोटी वैल्यूज़ आपको दिखे, ज़ीरो ज़्यादा हो बेसिकली, तो उसके थ्रू आपको एक्सपेंड करने में सिंपल कैलकुलेशन पड़ेंगी, कम कैलकुलेशन लगेंगी, तो वो प्रेफर्ड होता है कि आप उसके थ्रू एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपका डिटर्मिनेंट सारे केसेस में सेम ही आएगा एक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब हम रो 2 से एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। रो 2 यानी कि अब हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड रूल के हिसाब से मुझे A21 के साथ माइनस लगाना है, तो मैं डायरेक्ट A21 ऐसे लिखूंगी, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दूंगी, तो बच गया A12, A13 और A32 और A33 का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट यूजिंग 2/2 कैसा आएगा? ये वाला डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? मैं A21 इंटू A12 A33 माइनस A32 A13, ठीक है। फिर A22 के साथ प्लस ही लगाना है, ठीक है। अब इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा? A11 A13 A31 और A33, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A22, ये कैसे खुलेगा? A11 A33 माइनस A31 A13, ठीक है। फिर A23 के साथ हमने क्या बोला था? माइनस आएगा, तो माइनस A23, और कौन सा? इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ने के बाद हमारे पास बच जाएगा A11 A12 A31 A3, ठीक है। और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये बन जाए A11 A32 माइनस A31 A12। तो आप इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। कॉलम से भी एक्सपेंड करके आप चेक कर सकते हैं। और ये माइनस साइन जो मैं बोल रही हूँ, इसके लिए आप सिंपली हमने यही फॉर्मूला लगाया है कि I प्लस जे की वैल्यू क्या है, ओड है या इवन है। इवन के केस में -1 की पावर अगर इवन होगी तो 1 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो -1 हो जाएगा, और -1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो देखो 2 + 1 = 3, ओड है तो -1 रेज़ टू पावर ओड आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये चीज़ आपको डिटर्मिनेंट निकालते वक्त ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक एडिशनल चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की है, ओके। अगर यही हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होगा? यही तरीका, सेम तरीका फॉलो होगा। अब यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लीजिए, एक रो और ऐड कर लीजिए, ठीक है। A11 यहाँ पर हो गया A41 A42 A43
A44 A34 A24 A14। अब बताइए 4+1 = 5 ओड है तो यहाँ पर माइनस आएगा। 4+2 = 6 इवन है तो यहाँ पर प्लस आएगा। 3+4 = 7 यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉलो होगा। 2+1 माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर 4+1 = 5 तो माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर है साइंस आपको? एक्सपेंड वही किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हो। यहाँ पर आप 8 तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। किसी भी रो, 4 रोज हैं, 4 रोज में से किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो। 4 कॉलम्स हैं, किसी भी कॉलम के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है। एक्सपेंशन ऐसे ही करना है, A11 इंटू जो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, जो बच गया यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स बचेगी। तो 3/3 की मैट्रिक्स निकालने के लिए आप अगेन हमें जो तरीका मैंने बताया था कि आप किसी भी रो के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 3/3 की मैट्रिक्स लिख लीजिए और फिर उसको आपका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी आसान करने के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते वक्त कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 3/3 मैट्रिक्स आपकी क्लियर हो गई कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए हमने पढ़ा था। के ए क्या हो गया, ए मैट्रिक्स को हमने एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसके डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है ये हम देखते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली है अभी A11 A12 A13 3/3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ तो A11 इंटू A22 11 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो दिस माइनस दिस। ठीक है, सो A22 A33 माइनस A32 A23। अच्छा, इसके साथ माइनस आएगा A12, इसका ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया तो A21 इंटू A33 21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, प्लस A13 इंटू इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया तो हमारे पास ये होगा। तो यहाँ आ जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, अब मैंने इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इसके डिटर्मिनेंट निकालने की हम कोशिश करते हैं। KA12 KA13 KA21 बेसिकली हर एलिमेंट हमारा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म अब क्या बन गई, KA1, रो 1 से ही मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर KA11 इंटू KA22 KA33 तो K स्क्वायर A22 A33 माइनस यहाँ पर भी K स्क्वायर हो जाएगा A32 A23 माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस आएगा, डायमंड रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KA12। ठीक है, उसके बाद इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया और ये इंटू दिस तो K स्क्वायर A21 A33 माइनस K स्क्वायर A23 A31।
माइनस प्लस KA13 नेक्स्ट टर्म, और इसका रो और कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास बचेगा K² A21 A32 माइनस K² A31 A22। ठीक है, अब आप देखिए, आप ब्रैकेट से K² बाहर निकाल सकते हो, सारी ब्रैकेट्स में K² है हमारे पास कॉमन टर्म, और बाहर निकालने के बाद सब में क्या बन जाएगा, K³ बन जाएगा। तो इस पूरे से अगर मैं K³ कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा A11 A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक है, माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22। अंदर वाला देख रहे हो आप, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है एज इट इज। ठीक है, तो बेसिकली के से मल्टीप्लाई करने से, मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने से उसके डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आया कि उसका डिटर्मिनेंट जो है K³ से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये K की जो पावर है वो डिपेंड किस पे कर रही है, जो K की पावर है वो डिपेंड करेगी कि A का ऑर्डर क्या था। तो अगर हम A मैट्रिक्स जो ले रहे हैं वो 3/3 की मैट्रिक्स ली, तो हमारा K से मल्टीप्लाई करने से A के डिटर्मिनेंट में क्या फर्क आया कि वो K³ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आप n के लिए प्रूव करना चाहते हैं तो आप PMI इसमें यूज कर सकते हैं। 1/1 की मैट्रिक्स ले लीजिए, K के लिए एज्यूम कर लीजिए और K+1 के लिए प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और 3/3 के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा ये जो है फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा ये रिजल्ट। तो बेसिकली ये जो n है ये कैसे डिसाइड होगा कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, उससे डिसाइड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट को जल्दी सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी होंगी, आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके नहीं निकालेंगे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट जनरली उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें टाइम आपका बढ़ जाता है अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि अगर हम ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देना यानी कि उसकी रोज उसका कॉलम्स बन जाएंगी और कॉलम्स रोज बन जाएंगी। तो ट्रांसपोज करने से दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट बराबर ही रहेगा, उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2/2 की अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें, A11 A12 A21 A22, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो आ जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है, अगर मैं इसी का ट्रांसपोज कर दूं यानी कि मैं इसकी रोज को क्या बना देती हूँ, कॉलम्स, और कॉलम्स को बना दिया मैंने रोज, और इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालना चाहूँ यूजिंग 2/2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो दिस इनटू दिस, यानी A11 A22 माइनस A12 A21। क्या सेम है? हाँ जी सेम है। तो डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। इसमें ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि सारी रोज हमने कॉलम्स बना दी और कॉलम्स हमने रोज बना दी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि अगर हम किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो ये बेसिकली हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि हम RI और RJ को इंटरचेंज कर दें या CI या CJ को इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अगर हम एक मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। कौन से वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं हम सेकंड वाला लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरचेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, तो
एक इंटरचेंज करने से हमारा माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारी मैट्रिक्स थी A11 A12 A21 A22, ये हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट आया A11 A22 माइनस A21 A12, ये हमारा आया डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसकी रोज इंटरचेंज कर दूं, यानी कि अब क्या बन गई, ये फर्स्ट रो सेकंड रो बना दूं और सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाए, तो नई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई A21 A22 A11 A12। ठीक है, हमने रो इंटरचेंज की है। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, अब इसका डिटर्मिनेंट बनेगा A21 A12 माइनस A11 A22। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसका माइनस टाइम हो गया। ठीक है, तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी मैट्रिक्स में, ठीक है, जो हमने रो इंटरचेंज की, इसमें अब मैं एक कॉलम भी इंटरचेंज कर रही हूँ। देखो यहां से यहां हम आए थे रो इंटरचेंज करने के बाद, R1 को हमने रिप्लेस कर दिया था R2 से और R2 को R1 से। अब मैं इस पर एक और ऑपरेशन लगा रही हूँ, C1 इंटरचेंज C2। C1 को C2 बना दो और C2 को C1 बना दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, देखो A22 A12 बन गया और A21 A11 बन गया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, अब A22 A11 माइनस A12 A21। देखो क्या फर्क आया, इसका तो माइनस टाइम्स हो गया। ठीक है, और यहां से हमने दो इंटरचेंज लगा चुके हैं हम, पहला इंटरचेंज आया था उसमें माइनस हुआ, फिर इस पे हमने दोबारा इंटरचेंज लगाया तो एक और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो -1 रेज टू पावर नंबर ऑफ इंटरचेंज, आपने कितनी रोज इंटरचेंज की हैं या कितने कॉलम्स इंटरचेंज किए हैं, वो आपके मल्टीप्लाई हो जाता है विद द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो इंटरचेंज करने का या कॉलम इंटरचेंज करने का क्या फर्क पड़ता है हमारे डिटर्मिनेंट पे, कि उसके साथ एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप जब भी ये रो ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, ये रो ऑपरेशन लगाओगे इंटरचेंज वाला, तो आपके डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा कि आपको डिटर्मिनेंट के साथ एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि अगर एक रो हमारी 0 बन जाए या फिर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम वेरीफाई करेंगे। देखो अगर हम एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 1 2, ओके, तो ये हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 2, तो क्या बन गया 0। क्या रो 1 एंड रो 2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मैट्रिक्स में करते हो कि रो 1 ये है हमारी, रो 2 ये है, क्या ये दोनों इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, हाँ है, तो ये आइडेंटिकल है, तो ये क्या बन गया, हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, और अगर एक रो 0 बन जाए पूरी की पूरी, तो हम क्या करेंगे फिर, जैसे मैंने ये ले लिया 3 by 3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 3 1 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड रो है वो पूरी 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर हम रो 3 के थ्रू एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा, देखो 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, सॉरी इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा 0 माइनस -3, तो 0 प्लस 3। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डायमंड रूल फॉलो करेंगे, तो 0 इंटू यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 0 -3। फिर हमने क्या किया, प्लस 0
इसका कॉलम और इसका रो छोड़ेंगे तो ये बनेगा -1 -2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, ये भी क्या आ रहा है 0, ये भी क्या आ रहा है 0, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 0। तो यहाँ पर कुछ भी एंट्री हो, यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई तो बाय द वे वो 0 से ही होगा ना, क्योंकि एक रो पूरी 0 उसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। तो अगर एक रो पूरी 0 बन जाए तो उस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। या फिर हमारी दो रोज जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे यानी सेम हो जाएं, तो उस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो रही हैं तो बेसिकली हम एक 0 रो बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे? रो ऑपरेशन लगा के। देखो जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स ली है 1 2 3 1 2 3 और 1 -1 0, ठीक है। ये रो और ये रो आइडेंटिकल है। अगर मैं इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, हमारा थर्ड वाला क्या कह रहे थे हम लोग कि मैं इस पे R1 को ऑपरेट करूंगी, R1 -R2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ऑपरेट करना है R1 को, ठीक है। तो 1 -1 इज 0, 2 -2 इज 0, 3 -3 इज 0। ये हमारी एज इट इज। तो देखो यहाँ पर फिर से हमारी बन गई ना एक रो 0, ठीक है। और एक रो 0 मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो पक्का 0 है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो थर्ड वाला लगाएंगे तो उससे क्या डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है, उसमें हम चेक करेंगे। बाकी आप इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे 6th प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर एक रो पूरी 0 हो जाए या दो रोज या दो कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हो जाएं, कॉलम्स में भी बात कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3 और 1 -1 1 ऐसे हो जाए, कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, तो उनका मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय k। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या रिलेट कर रही है, जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन था फर्स्ट वाला, कि अगर हम एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमारी जो डिटर्मिनेंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो भी उस मल्टीपल से, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स ली है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। हमने इसके ऊपर इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं। हम एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग रो 1 ओनली। सो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23 एंड इसके साथ माइनस आएगा, ये बन जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं इस मैट्रिक्स पे। ऑपरेशन हमने क्या लगाया है कि R3 को मैं K से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, K टाइम्स R3। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, करेक्ट है। अब फिर से मैं इसको रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करती हूँ, इसके डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये A मैट्रिक्स है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी A डैश आई है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है A का। डिटर्मिनेंट ऑफ A, और अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, देखो A11 इंटू इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया तो A22 A33 इसके साथ एक K मल्टीप्लाई होगा माइनस K
A32 A23, ठीक है, माइनस A12, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा A21 A33 के माइनस A23 A31 के प्लस A13, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा के A21 A32 माइनस के A31 A22। तो आप यहाँ से के कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी के कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी के कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर पूरे में से के कॉमन निकाल सकते हैं और वो क्या बन जाएगा के A11 A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, के से मल्टीप्लाई हो गया पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया तो ये क्या हो गया, सॉरी के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो अगर हम एक रो को किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स को जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, पूरी मैट्रिक्स को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी रो 1 भी के से मल्टीप्लाई होगी, रो 2 भी के से मल्टीप्लाई होगी, रो 3 भी के से मल्टीप्लाई होगी। अब एक रो को के से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ रहा था कि के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा उसी फैक्टर से। तो अगर हम तीनों की तीनों रोज को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के 3 हो जाएगा ना, ठीक है। यहां से आप रिलेट कर सकते हैं उसको, जितनी रोज उतनी पावर, और रोज यहाँ पर कॉलम्स के इक्वल होंगी क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात हम तभी करेंगे जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो बेसिकली साइज से हम डिसाइड करते हैं वहां पर। ध्यान आया आपको जो हमने पहले देखा था के रेज़ टू पावर n वाला, आप इसको देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म का है कि एक रो या एक कॉलम को हम सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, टू या मोर ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम उसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, टू या मोर डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली करना क्या है कि ये दोनों तो सेम रहेंगी दोनों में रो, ठीक है, ये अलग अलग करना है, अल्फा बीटा गामा एक में रख लिया, A1 A2 A3 एक में रख लिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अल्फा A2 A3 आपने एक में रख लिया, A1 बीटा गामा आप एक दूसरे में रख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अलग अलग करते हो, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा, ठीक है ना। आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हो। इसके एप्लीकेशन क्या होगी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है कि एक ही रो को, अब ऐसा मत करना कि सारी ही रोज माने इसमें भी ऐसे ही, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है B1 प्लस B2 प्लस C एंड B3 प्लस D, ऐसा आपको दिख रहा है, दो में दिख रहा है, तो आप फिर ऐसा करोगे, आपको एक सीक्वेंस में फिर इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट वाली खोल दी, अब आपको अगर आप इसको खोलना चाह रहे हो तो आपको इसको खोलना पड़ेगा अलग से, एक एक करके आपको खोलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो अब मैं क्या कह रही हूँ, अच्छे से देखते हैं। देखो अगर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे यहाँ पर तो एक रो में दिख रहा था हमें एडिशन का पैटर्न, अगर आपको ऐसा दो रोज में दिख रहा है तो आपको सीक्वेंस में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके 3 बार आपको खोलना पड़ेगा उसको। बीटा A2 करेक्ट है।
तो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे हमने अगर ऐसा कर दिया, ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वाली रो में हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि उसको हम सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिख रहे हैं, हर एक एलिमेंट को उसके, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। हमने ये अलग अलग किया, ये अल्फा बीटा गामा, और इसमें A1 A2 A3 कर लिया। लेकिन जो सेकंड वाली रो है वो इसमें एज इट इज रहेगी, यहाँ पर भी B आएगा, यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ C आएगा और यहाँ D आएगा। अब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो सेकंड रो है उसको सम ऑफ टू एलिमेंट्स हम लिख पा रहे हैं, तो इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, B1 B2 B3 लिखेंगे, C1 C2 C3 लिखेंगे, प्लस इसी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं ऐसे, CD C1 C2 C3, ठीक है। फिर हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सम ऑफ चार के फॉर्म में लिखा हमने, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि हमने अल्फा बीटा गामा एक में लिख लिया, B1 B2 B3 एक में लिख लिया, C1 C2 C3 एक में लिख लिया, सम कर दिया मैंने, और यहां पर मैं लिख देती हूं A1 A2 A3 B C D C1 C2 C3। ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक एक करके आप कॉन्सिक्वेंट लगाओगे, ठीक है, इसी रिजल्ट को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि जो हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था उसको लगाने से हमारे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर हम एक रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं RI प्लस KRJ, जो हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था, वो लगाने से हमारा डिटर्मिनेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी कि जो हम ये वाला देख रहे थे, जो मैंने बोला था आइडेंटिकल रोज और जीरोस को जो मैंने दिखाया था इक्विवेलेंस, वो वाला दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। सिंपली आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए 3/3 की, और उस पर कोई ऐसा ऑपरेशन लगा के दोनों डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश कीजिए, एक्सपेंड थ्रू एनी रो, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपका डिटर्मिनेंट सेम वैल्यू देगा, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, आपका एम क्या है। आप एक तो 1 बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि आपके एक रो में मैक्सिमम 1 बन जाए, या फिर आप मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ऑपरेशन क्या क्या लगाओगे, अगर आप थर्ड रो ऑपरेशन लगा रहे हो, थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, तो आपके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस केस में आपको वो फैक्टर बाहर 1/k लेके चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो उसमें चेंज ना आए। समझ पा रहे हो आप? बेसिकली जैसे मैंने इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो तो चेंज हो गया ना, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो डिटर्मिनेंट को अनचेंज रखने के लिए मुझे 1/2 बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो जब आप किसी रो को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो आप 1/k बाहर रखेंगे, क्योंकि जब हम अनचेंज रखते हैं तो k/k से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हमें 1 देता है, करेक्ट है ना। तो 1/2 आप बाहर रखेंगे, या 1/a, या जो भी फैक्टर से आप किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप बाहर रखते हुए ही, ताकि डिटर्मिनेंट में कोई चेंज ना आए, ठीक है। और तीसरी बात, जब हम इंटरचेंज वाला लगाएंगे, यानी R1
और R2 को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, या C1 या C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, CI को CJ से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या चेंज होता है, हमारा माइनस साइन लग जाता है, तो वो माइनस भी आपको बाहर लगाएंगे, ताकि जो डिटर्मिनेंट का माइनस आए उससे हमारा जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था उसमें कोई बदलाव ना आए, हम अनचेंज्ड रह सके और उसी डिटर्मिनेंट की बात कर सकें। समझ पा रहे हैं आप ये बात क्लियरली? ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो जब हमें ऐसा दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि सारी रोज का अगर हम सम कर दें तो सेम वैल्यू आएगी। ये सारी कॉलम्स का आप सम कर दीजिए तो भी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, हमें ये सिमेट्री दिख रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सारी कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वो ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, हम उस पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने सारी रोज का सम कर लिया है, तो क्या आएगा हमारी रिजल्टिंग, और ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूजिंग प्रॉपर्टी 6। तो हमने ऐड किया तो ये बन गया 2x प्लस 2x इज 4x प्लस x इज 5x, तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 ये भी, और यहाँ पर भी 5x प्लस 4, सॉरी हमने रो में लगाया है, कॉलम में नहीं लगाया है, ठीक है। तो ऐसे x 2x 4x प्लस x इज 5x, तो 5x प्लस 4, 2x प्लस 2x 4x प्लस x इज 5x, तो 5x प्लस 4, यहाँ पर भी 5x प्लस 4, ये हमारी एज इट इज रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। करेक्ट है, ठीक है। अब हम 5x बाय 4 से क्या कर रहे हैं, इस में से हम 5x प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5x प्लस 4 से फैक्टर से हम पूरी जो रो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा डिटर्मिनेंट भी इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अनचेंज्ड रहे इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट में से जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4, 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, बस इतना भी आप देख सकते हैं कि मैंने 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो ये बाहर आ गया डिटर्मिनेंट की, ठीक है। अब आप बताइए क्या मैं जीरो बना सकती हूँ इस मैट्रिक्स में, कैसे बना सकती हूँ, C2 को ऑपरेट कर सकती हूँ, C2 माइनस C1, थर्ड टाइप का रो ऑपरेशन है, तो इससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C3 को ऑपरेट कर सकती हूँ, C3 माइनस C1। अच्छा आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ही टाइम पर दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आप इस तरह लगाइएगा कि देखो जैसे मैंने यहाँ पर C2 चेंज किया है, तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाते वक्त C2 यूज करूंगी तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको C2 कौन सा यूज करना है, कि जो अभी जो मैट्रिक्स में है वही C2 आप यूज करोगे, या ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद आप इसमें इस ऑपरेशन लगाने के लिए वो वाला जो नया C2 आएगा वो यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो आपको ऑपरेशंस लगाने हैं जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, ठीक है ना। C1 में इन दोनों ऑपरेशंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये लगाइए या ये लगाइए, C1 नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो आप उसको प्लस या माइनस, उसका k टाइम्स प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर C2 किया, मैंने लिया C3 माइनस C2, तो आप यही कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे कि आप C3 में से अभी C2 लगा माइनस कर दोगे,
या फिर पहले ये ऑपरेशन लगाओगे फिर वो माइनस करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप कॉन्सिक्वेंटली एक ही बारी में दो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसी कॉलम को फिर आप दूसरे ऑपरेशन में यूज कर रहे हो उसी टाइम पे, ठीक है ना। आप एक साथ भी दो ऑपरेशन लगा सकते हैं अगर आप ये चीज ध्यान रखें तो, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशंस एक ही बारी में मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर 5x+4 हमारा कॉमन बना रहेगा, साथ में 2x C1 में हमारा कोई बदलाव नहीं आएगा, C2 में बदलाव आएगा। 1 - 1 0, x+4 - 2x। सो ये हो जाएगा 4 - x, 2x - 2x 0, 1 - 1 0, 2x - 2x 0, x+4 - 2x इज 4 - x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितनी सारी जीरोस बन गई। अब आपके लिए डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आसान होगा। अब आप बताइए कि कौन सी रो के थ्रू एक्सपेंड करना आपके लिए इजी होगा। अगर मैं रो 1 के थ्रू ही एक्सपेंड करूं, इसमें दो जीरोस हैं तो आसान रहेगा। तो 5x+4 एज इट इज बना रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट हम ओपन करेंगे यूजिंग रो 1 एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट 1 एज इट इज, उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर -0, ठीक है। एंड -0 इंटू समथिंग, ये 0 ही बन जाएगा तो ये निकालने की जरूरत है नहीं, लिख सकते हैं आप वैल्यू निकाल के। इसका इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2x इंटू 4 - x, ठीक है, +0 इंटू -2x इंटू 4 - x, करेक्ट है। ओके, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां से हमारे पास आया 5x+4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ, हमें यही प्रूव करना था। तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट these questions and few more questions, and we will move on with the finding applications of determinant in area of triangle। area of triangle कैसे निकालेंगे using determinant, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे।